नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी जी और अभिषेक तिवारी जी के यहाँ घमासान मचा हुआ है बिहार में। तो सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें मतलब करें। देखिए, यूट्यूब राष्ट्रवादियों को डाउन कर रहा है, तो कम से कम हमारे जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, 90 जितने लोग देखते हैं उसमें से 90% ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो सब्सक्राइब कर दीजिए ना, आपको 10 सेकंड लगेंगे और राष्ट्रवादियों का काम चल जाएगा। क्यों अभिषेक जी? हाँ, और फिर बोलेंगे कि यूपी का ग्राउंड रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, कहाँ से करेंगे? कहाँ से करेंगे? दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जयपुर डायलॉग का मानसून सेल जो है वो आरंभ हो चुका है। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए और ऑफर्स और देखिए और प्रोडक्ट्स जो हैं उनको खरीदिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभिषेक जी, अभी तो बिहार का मामला ठंडा चल रहा था। कोई बिहार का नाम ही नहीं ले रहा था। राम मंदिर चल रहा था, बंगाल चल रहा था, असम भी कभी-कभी चल जाता था। लेकिन बिहार ठंडा पड़ा हुआ था, तो अचानक आप बिहार को गरमा दिए। वो भरत तिवारी के बाद से सब भूल गए थे, बिहार भी है कुछ। तो साहब वो हमारे अध्यक्ष महोदय जो हैं बीजेपी के, उनकी ही जो सीट है बांकीपुर, उसके ही उपचुनाव में गड़बड़ घोटाला हो गया। ये सब क्या हुआ? जिसको टिकट दिए वो अगले दिन कह दिया कि साहब हम नहीं लड़ेंगे। हमारा बहुत रिगार्ड है पीके जी के लिए, इसलिए हम नहीं लड़ेंगे। ऐसा बीजेपी में तो कभी सुना नहीं पहले। सबसे पहले तो सर आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। नहीं, वो पारिवारिक कलह से बोल करके गए हैं। हालांकि मैं कारण बता देता हूँ दर्शक इसके पहले कि फटने लगे कि असल कारण क्या है। अभिषेक कुमार के नाम से जब लोगों ने सुना तो मैंने एक बार देखा तो अपना ही नाम नजर आया कि भाई सर्टिफिकेट में तो मेरा भी नाम अभिषेक कुमार है। कंफर्म करने के लिए 2-3 बधाई भी आ गया। मतलब क्या बधाई हो अभिषेक, बधाई हो। मैंने बोला कि मैं अच्छा, तब तो ये ठीक है। आज का टाइटल है कि अभिषेक तिवारी का टिकट क्यों कटा? तो फिर नहीं मुझे, लेकिन मुझे तो पता था कि बंटी को मिला है। तो अच्छा, मैं मेरी जो एजुकेशन का एक बड़ा समय जो है वो बोरिंग रोड में ही निकला है। और बंटी अपने स्टूडेंट के दिनों में जो है चक्कर वही कृष्णा अपार्टमेंट के आसपास लगे रहते थे, और वहीं के बगल में एक इंटरकास्ट उनकी मैरिज भी रही है। तो खैर कायस्थ समाज इंटरकास्ट मैरिज बहुत करता भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और भाजपा के युवा मोर्चा के अच्छे नेता भी बन रहे थे, पटना में उभर भी रहे थे, 2-3 बार लाठी वाठी भी खाए थे जब बीजेपी अपोजिशन में थी। ये सब है, लेकिन नितिन नवीन के बीजेपी करीब तो ऑपोजिशन में कई सदियों पहले थी। नहीं, क्या बात कर रहे हैं। सभी बीच गए, बीच बीच में हमेशा नीतीश जी अपोजिशन का टेस्ट दिलाते रहे हैं। साल भर का। एक बार 2015 में दिलाए थे, एक बार 2021 में दिलाए थे। हाँ, तो बीच बीच में 23 में। दिलाए हैं, ऐसा नहीं है। तो उसी 2023 दौरान में ये दिलाए। तो ये स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त। लेकिन शादी विवाह के बाद नितिन नवीन जी के करीबी रहे हैं, तो उनके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ ना कुछ मिल ही जाते थे, तो इनका सब कुछ चल ही रहा था बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। नितिन नवीन जी के बाद अध्यक्ष पद वो बन गए तो ये सीट खाली हो गई। अब कायम भी हैं और उनके करीबी भी है नितिन नवीन जी का, टिकट भी मिल गया। टिकट मिल गया, और जो इनके पिताजी के ऊपर जो चारा घोटाला, चाईबासा ट्रेजडी, इन सब में अलग अलग आरोप हैं, ये तो झेल जाते प्रशांत किशोर का, लेकिन इनका नॉमिनेशन गलत हो गया। और ये मुद्दा प्रशांत किशोर 13 तारीख के बाद उठाने वाले। राजद ने इनके, अगर आप ध्यान दीजिएगा, इनके नॉमिनेशन के वापसी के कुछ देर पहले राजद ने पोस्ट कर दिया था। मैं वो पोस्ट आपके साथ दर्शकों के लिए साझा करता हूं कि राजद ने एक्चुअली जो है ना वफादारी निभा दी सर। राजद ने बचा लिया, क्योंकि राजद भी नहीं चाहता कि हमारे और इनकी लड़ाई के बीच में कोई तीसरा आदमी आए। जो लड़ाई होगी हमारी आपकी होगी, ये बीच वाला नहीं आना चाहिए। देख लीजिए डेट और टाइम। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में राजद प्रत्याशी के नामांकन के बाद बीजेपी के खेमे में घबराहट है। संभावित हार को देखते हुए बीजेपी अपने प्रत्याशी के नामांकन वापस कराने पर विचार कर रही है। 3 घंटे बाद नामांकन वापस हो गया।
अब सुनिए क्या क्या। एक शराब का केस था और 2-3 और छोटे छोटे केस थे जो उन्होंने मेंशन ही नहीं किए थे। अब मध्य मेंशनिंग प्रदेश, हाँ, मतलब एट द आउटसेट खारिज करवाना था उनको। हाँ, अब क्या है, जब मेंशन नहीं हुआ, अभी तो मध्य प्रदेश में खाली मेंशन नहीं करने के कारण खत्म हो गया नॉमिनेशन। तो जब नॉमिनेशन खत्म हो जाता तो वॉक ओवर टाइप का मिल जाता। तो भाई बीजेपी ने आनंद फानंद में उनका टिकट, बोला कि भैया ये क्या कर गया है, वरना परिवार में क्या क्या है प्रॉब्लम हो तो आप जानते हैं। नॉमिनेशन के बाद धूम धड़ाके के साथ बैंड बाजे के साथ घर आए और अचानक परिवार में समस्या आने लगी। खैर वो भी बात नहीं है। तो मैं तो कम से कम ये कहूंगा कि बीजेपी ने एक बहुत बड़े खतरे को टाल दिया सही समय पे। बीजेपी का ये स्मार्ट मूव भी कहा जाएगा। भले पत्रकारिता जगत में बैठे हुए लोग भाजपा को कहे कि भाई गलत मूव हो गया, छीछा लेदर हो गया, जो हो गया सो हो गया, बीजेपी संभाल लेगी। बीजेपी के पास इस सीट, भूल सुधार कर लिया, चलो भूल सुधार, हाँ एकदम सुधार कर लिया। लेकिन जिसको दिया है वो भी कोई कद्दावर नेता, और ऐसा नहीं कि लोग उसे शकल से पहचान लेते हैं। तो ठीक है, असल समस्या ये है। तो अब नीरज सिन्हा जी कौन है साहब? नीरज सिन्हा जी भी एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, उनके बारे में तो और कम लोगों को पता है। ठीक है, कायस्थ होने का बेनिफिट उनके पास है। उनके पिताजी का पूर्व में ये है। उनके ऊपर नया आरोप लगेगा, सुन लीजिए, मैं भविष्यवाणी कर दे रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ जहां तक हमको पता है उन्होंने अपने बायोडेटा में मेंशन किया 1994, और ये लोग कह रहे हैं कि हमारे 20-22 साल पुराने कार्यकर्ता हैं। तो अपोजिशन लगाएगा कि मतलब 12 साल की उम्र में ही भाजपा ज्वाइन कर लिए थे। तो खैर ये सब छोटे मोटे हैं, इन आरोपों का बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता। बांकीपुर चुनाव को इंटरेस्टिंग एक ही आदमी बना सकते हैं, स्वयं इंद्रदेव। अगर जिस प्रकार से बारिश हो रही है, अगले 4-5 दिन और बारिश हो गया तो आधा बांकीपुर जलमग्न हो जाएगा। और प्रशांत किशोर के लिए एक बढ़िया सेटअप मिल जाएगा कि देखो भाई ट्रिपल इंजन की सरकार है और तुम्हारा पूरा का पूरा विधानसभा डूबा हुआ। आज सुबह से, इनफैक्ट आज रात से ही इंद्रदेव ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पटना में जम के बरसे हैं, झमाझम बरसे हैं। 2 दिन और इसी रफ्तार में अगर बरस गए तब तो बांकीपुर चुनाव देखने में इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा। मैं इस चुनाव में इतना ही कहूंगा कि भाई भाजपा को हराने के लिए प्रशांत किशोर को बीजेपी का कोर वोट का 40,000 खींचना होगा। इतनी काबिलियत है, भाजपा का कैडर वोट टूटेगा 40,000, तो 40,000 मार्जिन से जीतती है। और राजद वाला प्रशांत किशोर को वोट दे देगा। इस भुलावे में अगर प्रशांत किशोर हैं तो मेरी शुभकामनाएं हैं। उनके वोट के भरोसे आप जीतने का मत सोचिए। और मेरा मानना है तमाम कुछ भी एंटी इनकम्बेंसी और सब चीज के बावजूद जितना हो हल्ला और इंटरेस्टिंग बनाया जा रहा है बांकीपुर ना, उतना बनेगा नहीं सर। निकाल के बीजेपी गिरते पड़ते ये सीट निकाल के लेके जाएगी, क्योंकि नितिन नवीन और सम्राट चौधरी दोनों का स्टेक खतरे में आ जाएगा भाई। ऐसा थोड़ी ना कि हारने देंगे। अगर लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर खिलाड़ी आदमी और इस एक सीट पर उनको फोकस करना है, सारे तुरुप के इक्के निकाल के फेंकेंगे, तो क्या भाजपा अपने सारे तुरुप के इक्के निकाल के नहीं फेंकेगी? फेंकेगी। तो लड़ाई मजेदार है। कंटेंट आपको और हमको अगले 7-8 दिन, जो इस वक्त पूरा यूट्यूब लेफ्ट राइट दोनों इंडस्ट्री जो कंटेंट की कमी से जूझ रहा है, वो कंटेंट मिल जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा जी कंटेंट दे रहे हैं, कंटेंट की कमी नहीं होगी अगले कुछ दिन, इस बात की गारंटी देता हूं। बाकी जो है वो तो है ही है। तो मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा जी वाला मामला जो है वो भी काफी पेचीदा हो गया। हालांकि आज नरोत्तम मिश्रा जी आके और अपील कर रहे हैं, वो सब हो रहा है, लेकिन ऐसा नॉर्मली एक अनुशासित काडर में होता नहीं है। ऐसा कैसे हो रहा है? लोग कह रहे हैं कि 40% से अधिक कांग्रेसी आ गए हैं भाजपा में। देखिए नरोत्तम मिश्रा जी के प्रकरण पे इसके पहले कि कोई कूद के कहे कि जातिवाद है, तो अभिषेक कुमार को टिकट मिला था तो एक सेकंड के लिए हमको लगा आशुतोष नाम हटे तो वहां भी तिवारी को टिकट मिला। हमको लगा कि कहीं मध्य प्रदेश में भूल सुधारने के लिए हमको टिकट दे दिए क्या, कि चलो बागीपुर में कंफ्यूजन में अभिषेक कुमार तो आशुतोष तिवारी के नाम पे दे देते। तो ब्राह्मण वाला एंगल नहीं है। बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा संघ के कितने करीबी हैं,
नरोत्तम मिश्रा जी और शिवराज सिंह जी के बीच क्या क्या हुआ, किस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा जी को भाजपा के अंदर के लोगों ने चुनाव हराया। उस वक्त वो सेंटर के करीबी थे, आंखों के तारे थे, अचानक अब आंखों के तारे के बजाय आंखों की किरकिरी कैसे बन गए, मूल प्रश्न ये उठाना है। जैसे बिहार का आपने मूल प्रश्न एक नहीं पूछा कि इतने विवाद के बावजूद आप कैसे कह रहे हैं कि चुनाव इंटरेस्टिंग होगा, तो उसका हम बाद में आएंगे, अब यहां पहले आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर सेंटर के कहने पर नरोत्तम मिश्रा जी जो चुनाव से पहले जो जो बातें कर रहे थे, चाहे मैया बहनी में जीत की योजना और इन सब पे बातें करना हो, देखिए सर, नरोत्तम मिश्रा हैवीवेट है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर आप पिछले 1 साल से आप जानते हैं, आप सिस्टम में हैं, संघ के लोग 1 बाय 1 साइडलाइन किए गए हैं या नहीं किए गए हैं? उत्तर सीधा और साधारण है कि हां किए गए हैं। अब किसके इशारे पर है? तो गुस्सा तो है लोगों में, अब समर्थकों में भी गुस्सा है। ये भी ठीक है कि बाहर के लोग आए हुए जिस प्रकार से खेल खेल रहे हैं वो अलग चल रहा है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा को अचानक से आप हटा देंगे उतने बड़े हैवीवेट को, और आपको यह लग रहा है कि आशुतोष तिवारी जीत जाएंगे बिना नरोत्तम मिश्रा के, यह भी संभव नहीं है। तो नरोत्तम मिश्रा जी अनुशासित कार्यकर्ता के नाते वो आए, बोले। मेरा ये हमेशा मानना है कि अगर मोदी और अमित शाह पर्सनली इन्वॉल्व होकर किसी को भी फोन कर देंगे तो कोई बैठ जाएगा। मैंने कई विरोधियों को चुप होते और बैठते हुए देखा है बिहार की भी राजनीति में। इस बार वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या वो मन से आए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मन से नहीं आए हैं तब तो स्थिति और गंभीर है, और अगर मन से आशीर्वाद दे देंगे तब जीत जाएंगे। लेकिन बिना नरोत्तम मिश्रा के हां के दातिया सीट निकाल लेगी बीजेपी, क्योंकि होते हैं सर, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इन सब के बाद भी क्षत्रपों का अपना एक महत्व होता है। उत्तर प्रदेश में ही ब्रजभूषण शरण सिंह जी को ले लिया जाए, योगी जी का अपना एक रोल है, नेता है क्षत्रियों के और हिंदुओं के निर्विवाद रूप से। मैं तो हिंदुओं का ही नेता बोलता हूं, क्षत्रियों का नहीं बोलता हूं। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह जहां पर है उसके 4 जिले में अगल बगल हर जगह वो निर्विवाद रूप से नेता है। वो चाह देंगे तो बगल की सीट कोई जीत लेगा? नहीं जीतेगा। तो उनके साथ भी मिसहैंडलिंग की गई है बहुत बुरी। हालांकि खैर उनके बेटे और उनके भाई और सबको टिकट विकेट मिला हुआ है। जो है वो वहाँ की एमपी सीट और एमएलए सीट उनके परिवार के पास ही है। लेकिन उनका भी क्या है कि देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या है कि उनको प्रोजेक्ट किया गया था और योगी जी के काउंटरवेट के रूप में, और बाद में जिन्होंने उनको प्रोजेक्ट किया था उन्होंने ही उनका साथ छोड़ दिया, और बगैर मतलब एक झूठे मामले में, मैं तो उसको पूरी तरह से झूठा मामला मानता हूँ। हालांकि उस पे आपके जजमेंट रिजर्व्ड है, वो सब ठीक है, लेकिन पूरी तरह से एक झूठा मामला था। पहलवान आंदोलन तो कंप्लीट फैब्रिकेटेड था। अब जब आप बात यहां तक निकाल दिए तो एक और बात हम ताश के पत्ते से निकाल देते हैं, जोकर से। दर्शक थोड़ा सुने, लखनऊ में संघ प्रमुख आने वाले थे और लखनऊ में ही बाबा जी और संघ प्रमुख की मीटिंग होनी थी। आज से जो 3 महीने पहले वाला चैप्टर, मीटिंग शेड्यूल था, AK शर्मा जी को भी पता था, दोनों डिप्टी सीएम को सबको पता था। अचानक ऐसा क्या होता है कि वो मीटिंग गोरखपुर में शिफ्ट हो जाती है, खाली बाबा से मिलते हैं चले जाते हैं। दिल्ली में किसी को तो बुरा लगा होगा। अच्छा, ये इत्तेफाक एक बार होता तो हम मान लेते इत्तेफाक था, इत्तेफाक 2-2 बार कि जाना था जापान पहुंच गए, चीन समझ गए कि उनको जाना था लखनऊ और गोरखपुर से मीटिंग करके निकल गए। यानी अगर सेंटर में कुछ को ये लगा कि हम अपना हाथ XYZ के ऊपर रखना चाहते हैं तो संघ प्रमुख 2-2 बार हाथ रख करके और बता करके चलेगा, तो बुरा तो लगा होगा सर कुछ लोग को। बिहार की स्थिति पे भी बता देते हैं सर।
जिस पर लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। बिहार में एनडीए कितनी मजबूती से खड़ी है बांकीपुर सीट पर, वो उसका उदाहरण देते हैं। इनके हनुमान जी हैं अमित शाह जी और मोदी जी के, चिराग पासवान साहब। अभी कुछ दिन पहले मिले भी थे अमित शाह से, मिल करके सीधे भरत तिवारी के घर गए। और जबकि भरत तिवारी का मामला और प्रकरण बिगड़ा हुआ है, सरकार उस पर घिरी हुई थी, मिले, फूल वूल चढ़ाया और बोला कि नहीं नहीं, जो स्टेटमेंट दिया वो इंपॉर्टेंट था कि भरत तिवारी की हत्या की पूरी तरह से जांच हो जाएगी। जीतन राम मांझी ने खूब गाली वाली, मतलब गाली वाली तो नहीं, मतलब लेकिन ऑलमोस्ट वही समझ ली, खाली मुंह से उस प्रकार के अपशब्द ना निकले, बाकी वही चीजें हुई। उन्होंने तो एक कदम आगे कह के कहा कि भाई अब हिंदुओं को, अब लोग बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए लोगों। तो भाजपा पे वैसे क्या प्रॉब्लम क्या है जीतन राम मांझी की? अभी मैं तो एक एक करके प्रॉब्लम गिनवा रहा हूं ना सर। भाजपा के नेता हैं श्रीमान नागमणि कुशवाहा, एक कदम आगे जाके बोले कि भरत तिवारी जैसे मोहम्मद का आदमी था। अब शाहपुर के साथ साथ पटना और आसपास हर जगह के ब्राह्मण और भूमिहार गरम है। बोला बताओ, भाजपा का खुद का विधायक बोल रहा है कुर्था विधानसभा से, जो भूमिहारों के वोट के बिना जीत नहीं सकता था, वो कह रहा है कि भरत तिवारी जैसे मोहम्मद का आदमी था। इसको हाईलाइट नहीं किया गया, वरना इस स्टेटमेंट में और सुशील शिंदे के स्टेटमेंट में ज्यादा अंतर नहीं है, अलग ढंग से अगर आप देख ले तो। खैर, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, 40% कांग्रेसीकरण हो चुका है ना भाजपा का। हाँ, एकदम सही बोल रहे हैं सर। और सुनिए, ये सब चल ही रहा था, चिराग पासवान मिल के आए थे, तब तक भाजपा के मंत्री जदयू कोटे से नीतीश कुमार जी के नाक के बाल अशोक चौधरी गया, फूल वूल चढ़ा के और कहा कि एकदम पूरी पूरी जांच होगी और भरत तिवारी के हत्यारों को सजा किसी कीमत पर मिलेगी। तब तो दिख गई है एनडीए की एकता। ये कमाल है। और इतने 75 छेद के बाद ये बांकीपुर चुनाव सामने है और प्रशांत किशोर ताल ठोक रहे। प्रशांत किशोर को भी पता है कि हम चुनाव ना भी जीते कोई बात नहीं, लेकिन 20, 25, 30 हजार वोट अगर बांकीपुर में हम लेकर के आए तो मतलब हम माहौल में अभी भी हैं, मेरे लिए ऑप्शन खुले हैं। वो चुनाव जीतने के लिए नहीं, वो राजद का विकल्प बनने के लिए वो लड़ा, ताल ठोक रहे हैं लगातार। और इसी कारण से वो राजद ने भी एक जो है ना गोल वाला पास दे दिया, बोला ठीक है मेरे और बीजेपी के जो बीच है सो है, तुम मत आओ। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चल रहा है टाइम सर। इंटरेस्टिंग तो राम जन्मभूमि में चल रहा है। राम जन्मभूमि में क्या इंटरेस्टिंग बाकी है सर? बाबा जी ने ताल ठोक इंटरेस्टिंग ये चल रहा है कि जो लोग सोच रहे हैं, मैं देख रहा था वो आज तक रेडियो का एक आता है ना, उसमें 2-3 जो है वो बड़े भारी भारी विश्लेषक हैं। ताऊ जो है ना, नहीं ताऊ, आज तक रेडियो का वो जो रिपोर्टर्स ऑफ एयर वाला जो आता अच्छा है, रिपोर्टर्स वाले, हाँ ठीक है। तो उसमें तो 2-3 जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं कि वो एंटी बीजेपी, मतलब उनकी वो छुपती ही नहीं है, वो हर चीज में वही निकाल के लाते हैं। तो वो बड़े मगन हो रहे हैं कि साहब इससे जो है वो बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं कह रहा हूँ कि भैया इनको तो इसका मतलब ये है कि इतने बड़े बड़े विश्लेषक बन के बैठे हुए हैं और इनको चुनावी राजनीति का चा भी नहीं आता। नहीं, चू भी नहीं आता। क्या जो भी है। मैंने बोला चुनाव चू से लिखा जाता है, तो ना ठीक है। गलती से मिस्टेक हो गया। मुझे लगता है कि मुझको इसका अंग्रेजी में बोलना चाहिए था। ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम लोग ठीक ही बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा संशोधन की आवश्यकता है। टू आने की जरूरत नहीं है, टू आने की जरूरत नहीं होती है जब स्वयं आदमी चू हो तो। हाँ हाँ, बस 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 बस, एकदम सही बात है। तो आपने पकड़ा तो सही है, लेकिन आज योगी जी ने एक बड़ा
मतलब ये तो नहीं कहूंगा कि उनका सबसे पसंदीदा अस्त्र में से, लेकिन एक बढ़िया अस्त्र चला है और वो दिव्यास्त्र बिल्कुल सटीक लगा है कि ये वो लोग जो राम भक्त बन रहे हैं जिन्होंने हनुमानगढ़ी में जा करके इफ्तार कराया था, हनुमानगढ़ी के इसमें, हनुमानगढ़ी में तो ना हो सका, ये तो कल चलाया वो था जो, कल। हाँ, जो उनके महंत थे बीका उनके इसमें, बीकापुर विधानसभा क्षेत्र, जो कि अयोध्या के राजा, आप जानते हैं ना अयोध्या के राजा कौन है? तो वो अयोध्या के राजा जी की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी एक मुख्य क्षेत्र है बीकापुर। अच्छा, इन लोगों जी को ये भी नहीं पता चलता है, जब कहते हैं ना अयोध्या में हारे, अयोध्या में हारे, तो उनको ये बिल्कुल कभी इनको ये नहीं आता कि साहब की अयोध्या यानी कि जो फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें भाजपा आगे थी। हाँ 5,000 वोट प्लस थी उसमें। हारी जो है वो बाकी जो है वो उसमें आपके के बीकापुर, रुधौली, दरियापुर और एक और है उसका वो गोसाईगंज है शायद, वहाँ पे हारी है। तो बीकापुर में थे, बीकापुर हमारे ये जो है एमपी साहब का गृह क्षेत्र बीकापुर ही है, वहीं थे वो, वहीं थे वहीं पे चलाए उन्होंने ये बाण। वहीं पे भरतकूप वहीं जो है एक, आप जब चलेंगे तो फैजाबाद जो अब अयोध्या कैंट कहलाता है रेलवे स्टेशन, तो अयोध्या कैंट जंक्शन से जो प्रयागराज जो रेलवे लाइन जाती है उसमें दूसरा या तीसरा स्टेशन है भरतकूप। तो भरतकूप में कहा है ये सब। बिल्कुल। तो देखिए ये लोग कैसे सोच रहे हैं कि कोई भी, मैं XYZ सिर्फ इस मुद्दे पर नहीं कह रहा हूं। किसी ने मुझसे कहा कि बहुत नाराजगी है यूजीसी, किसी ने कहा कि बहुत नाराजगी है एथेनॉल। मैंने बोला ये चुनाव एथेनॉल का है ही नहीं, ये चुनाव यूजीसी का है ही नहीं, है तो योगी जी का चुनाव है। योगी जी पर चिपक रहा है क्या ग्राउंड पर? नहीं चिपकेगा, क्योंकि योगी जी को जिस चीज के लिए लोग लेकर के आ रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि भैया योगी जी को तो जिताएंगे। अब इतना देखना है कि ये नंबर 260 होता है, 70 होता है, 75 होता है, क्या होता है, वो हम जब जैसे जैसे ग्राउंड पर जाएंगे बताएंगे कि क्या होता है। लेकिन ये कहना कि योगी जी आज के डेट में हार रहे हैं चुनाव, ये वज्र मूर्खता है, एकदम मूर्खता है। चुनौतियां हैं और योगी जी की चुनौती इसलिए बढ़ी है कि इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी के भरोसे छोड़ दिया जाएगा। मैंने आज भविष्यवाणी की है और मेरा अपना थ्योरी है, मैं लिख के देता हूं, पंजाब में भाजपा सरकार बनाएगी, और क्यों बनाएगी उसको लेकर के मैंने आज थ्योरी दी है सर। तो पंजाब में? वो, हाँ सर, मेरे पास परफेक्ट थ्योरी है। आप काउंटर कीजिएगा अगर आपको लगेगा कि मैं कहीं गलत हूं उस थ्योरी पर। पहले हम इस पे आ जाते हैं कि क्यों उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ महाराज जी के पास छोड़ा जा रहा है। सेंटर को पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि योगी आदित्यनाथ महाराज अकेले अपनी टीम के साथ, जो एनडीए की इन्होंने टीम बनाई है, जो अभी रिसेंट मीटिंग हुई है उसके अनुसार ये लोग उत्तर प्रदेश चुनाव निकाल लेंगे। सेंटर को विश्वास दिलाया गया है योगी जी की टीम के द्वारा कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग कंप्लीट फोकस पंजाब के ऊपर कीजिए। तो ये वास्तविक स्थिति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी अपना पूरा फोकस लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ पंजाब जीतने में अभी। और अखिलेश यादव का फोकस है, आपको पता है, रोज सुबह एक छोटा सा तीर चलता है और तीर एकदम एक जगह पर जाके लगता है और अखिलेश यादव से प्रतिदिन बिना किसी किंतु परंतु के पूछते हैं ओम प्रकाश राजभर, और ठीक हो? आज सुबह की मेरी चिट्ठी मिली कि नहीं मिली? और अखिलेश यादव पूरा दिन ओपी राजभर जपते रहते हैं। तो ये बात। हाँ, लेकिन जो लोग बहुत ये सोच रहे थे कि साहब की इसको अयोध्या वाले प्रकरण को ये चिपका लेंगे योगी जी के ऊपर, उनको तो बड़ी निराशा हाथ लगी होगी। लगनी थी। आप जिसको गुरु बना, देखिए अखिलेश की प्रॉब्लम ये नहीं है, अखिलेश को ये पता नहीं है कि उनका समर्थक कौन, कैसा समर्थक चाहिए उनको और कौन चाहिए। वो जिस गुरु को अपना आध्यात्मिक गुरु बना करके चले हैं, और सनातन ही समाजवाद की जो नई थ्योरी आई है, जो कि जयपुर डायलॉग्स 2024 के थ्योरी को काउंटर करती है, पूरी तरह से अलग बताती है, क्योंकि हम लोग राष्ट्रवाद मानते हैं, वो कह रहे हैं
एक शंकराचार्य जी हैं, वो कह रहे हैं कि भैया सनातन ही समाजवाद है। तो समाजवाद ने उनको ठीक ठाक बनारस में समाजवाद कैसा होता है सनातन का, उसको उसका पाठ पढ़ाया था। लेकिन होता है जब सर पे चोट लगता है तो उसका सीधा असर दिल पर भी होता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वक्त वो भूले बैठे हैं, और ये भी एकदम गुरु जी सुबह सुबह उठ जाते, पूरा लाल टोपी लगा के पहुंचते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पास, और एकदम गुरु जी पाए लागू, गुरु जी चरण स्पर्श दीजिए आशीर्वाद की सारा ब्राह्मण वोट इस बार समाजवादियों को मिल जाए। और वो भी पहला वो भी ओहो एकदम, अरे तथास्तु अखिलेश, तुम सीएम बने तो हम ही सीएम बने, ऐसा मान के चले। अखिलेश भी कह रहे हैं क्या बात कर रहे हैं, आपका खड़ाऊ रख के एकदम शासन चलेगा उत्तर प्रदेश में। तो वो भी खुश, वो भी खुश। अब मैं ये सोच रहा हूं कि ये दोनों एक दूसरे को दे क्या सकते हैं, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद जी के कहने पे कितना कोर ब्राह्मण वोटर जो भाजपा का है, वो वोट उनको करेगा योगी जी के विरुद्ध जाकर के, ये तो हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बहुत से लोग तो उनको ब्राह्मण मानते ही नहीं है। टाइटल में शायद पहले पांडे ही लिखते थे सब, जब एबीवीपी वगैरह में थे, तो जब स्टूडेंट थे बीएचयू के, ऐसा पांडे मैंने तो पढ़ा है। पांडे तो और भी लिखते हैं ना लोग। हाँ ठीक है, तो लेकिन यूपी में वो वाला हिसाब किताब था नहीं। आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? हाँ हाँ, नहीं नहीं, एकदम समझ गए सर, आपका आपका तीर हम नहीं पकड़ेंगे तो फिर क्या। ठीक है, पास आप अच्छा दिए हैं, लेकिन ये है, आप देखिए क्या है ना, आप सर ब्राजील के फ्री किक हैं, और ये जो सामने वाले ये मोहन बगान के गोली हैं, आपका फ्री किक रुकेगा भी तब तो हम माने। तो ये लोग जो है ब्राजील के फ्री किक जो योगी जी चलाने वाले हैं, ये मोहन बगान के गोलियों से गोल नहीं रुकने वाले हैं। वर्ल्ड कप का मौसम है इसलिए थोड़ा सा फुटबॉल खींच दिया है, तो इनसे नहीं रुकेगा। इनको रोकने के लिए तो पास पास अकेले ओपी राजभर खेला और ये अटके हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव को वास्तव में चुनाव जीतना था, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, तो केजरीवाल के कंसिडरेशन के बाद भी केजरीवाल के साथ अलायंस का नहीं सोच करके वो कांग्रेस के साथ कंटिन्यू रखने का ज्यादा सोचना था। वो केजरीवाल के ट्रैक पे ज्यादा चले गए, क्योंकि केजरीवाल की टीआर टीम के हिसाब से वो आजकल चल रही है। केजरीवाल को भी यहां तक हमको पता है 6 सीट के आसपास का लोभ हो गया, पूरा बातचीत हो गई है। संजय सिंह जी आए थे, बोला हाँ हाँ सब ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं, हमारा पूरा सपोर्ट है। केजरीवाल का क्या कहना सर, केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी उतनी ही है जितनी सर पाकिस्तान के पीएम की है, उससे ज्यादा तो है नहीं। दोनों की सेम लेवल की क्रेडिबिलिटी है सर, दोनों कुछ भी बोल सकते हैं। बड़ी मुश्किल है भाई, वो जो हमारे श्री श्री मुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनकी कितनी सपोर्ट है। वो तो प्रयागराज में जब उन्होंने हठधर्मिता की थी तो उस समय देख लिया गया था ना, वो कितने दिन तक वहाँ पे हम स्नान नहीं करेंगे, और उसके बाद फिर वो पता नहीं कहाँ चले गए अचानक। अरे भाई स्नान नहीं करते तो वहाँ बैठे रहते 2-3 महीने, 6 महीने, 8 महीने। अरे भाई हिंदू सन्यासी की तो जो धैर्य है, हिंदू सन्यासी का धैर्य जो है, वो तो उसका लोहा तो ब्रह्मा जी भी मानते हैं। यहाँ ये हिंदू सन्यासी जो है, ये 10 दिन नहीं टिक सका। काहे का सन्यासी? आपने फिर ईंट मारा ना, मतलब आप उनको सोना मांगचुक बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो लंबा अनशन करें, मैं वही कह रहा हूँ, आप उनको मतलब आप उनके लिए अभिजीत दीप सा कोई ढूंढिए और उनको भी लिटा दीजिए। वो एक कह रहा है कि मरने की स्थिति में, तो एक पीछे से कह रहा है योगी जी से अनुरोध करेंगे कि उनके लिए कोई उचित स्थान दिया जाए उनको, जहाँ पर वो अनशन कर सके। कम से कम पता तो चल जाए ना उनके अनुयायी कितने उनके साथ में। क्यों, पता तो चल ही गया था कितने शंकराचार्य उनके साथ है, कितने संत समाज के लोग उनके साथ है, वो तो उस समय भी पता चल गया था। अब कौन सा इन्होंने तीर मार लिया कि सपोर्ट वो बेस तो उनका तो सिस्टम और भी अलग है ना, उनकी तो वैनिटी वैन चलती है। कम से कम हाँ, अभिजीत दीप के और इनके पास, सोनम वांगचुक के पास वैनिटी
वैन नहीं है, उनकी तो वैनिटी वैन चलती है और उस वैनिटी वैन में बता दें कोई करोड़ों की है वो वैनिटी वैन। इसीलिए मैंने कहा ना कि वो सामने वाला भी कह रहा है कि सर एक बार आपके आशीर्वाद से चुनाव जीत जाए, खड़ा रख के एकदम सत्ता चलाएंगे, खड़ा रख। शंकराचार्य कम, दुर्वासा ज्यादा लगते हैं। नहीं, क्रोध उनमें बहुत है। वो पत्रकार से भी, मैं वो महिला पत्रकार से जिस प्रकार से बात कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि एक संत के नाते वो क्रोध पर और काबू योगी जी नहीं। को वो कई बार श्राप दे चुके हैं, योगी जी भी कोई असर ही नहीं हो रहा उनको, वो भूल गए हैं कि योगी जी स्वयं संत है। एक संत का दूसरे संत पे ये प्रहार जो है श्राप वाला, ये कैसे चलेगा? नहीं, प्लस क्या है ना कि योगी जी के ऊपर तो पहले से महाकाल का आशीर्वाद है। हम तो ये देख रहे हैं कि योगी जी के रास्ते में जिन जिन लोगों ने कांटे बिछाया उनकी राजनीति खत्म होती गई। जिनकी जिनकी दो को लिटरली जो दो शांत बैठे हैं उनको समझाने के बाद ही वो शांत बैठे हैं, वरना शांत थोड़ी ना थे। क्या क्या ना प्रयास किया था। जो बीच में एक एक नेता के बारे में अक्सर अखिलेश यादव जो कहते हैं कि 100 विधायक लेकर के और बन जाओ सीएम, तो 100 समर्थन लेके गए तो थे दिल्ली में। नाम मैं नहीं लेता, मेरी आदत है, समझने लेकिन वाले एक समझ। हम क्या सुन रहे हैं, हमने सुना कि अखिलेश यादव ने जो है वो महिला बिल को समर्थन दे दिया। हाँ, ये जब से उन्होंने महिला बिल के विरोध करने के बाद ममता दीदी का हाल देखा है, उसके बाद से उनका हृदय परिवर्तन हुआ है और उन्होंने महिला बिल को समर्थन दे दिया है। क्योंकि लोग कह रहे थे कि महिला बिल को समर्थन नहीं दोगे तो जैसे उनकी 28 में से 20 चले गए, ऐसा ऐसा ना हो कि तुम्हारे 25 चले जाएं। नहीं, वो तो ओपी राजभर रोज बोल रहा है, वो तो प्रतिदिन बोल रहा है। प्रॉब्लम ये थोड़ी ना है। अखिलेश यादव ने बिहार और बंगाल के चुनाव से दो चीज सीखी, और इस बात के लिए मैं अखिलेश यादव की प्रशंसा करता हूं। उसे यह पता चला कि मेरे दो मित्र चुनाव क्यों, पहले बिहार पे। जिस दिन बिहार के चुनाव का रिजल्ट आया, अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों को बुलाया कि कोई आदमी जादव रंगदार बनेगा, जादव बंदूक चलाएगा, जादव का भैया का सरकार आएगा तो इसको उठा लेगा, उसको उठा लेगा, इसको भाभी बना लेगा, इस तरह का गाना बनाया तो हम खुद मारेंगे। तो समझ गया कि राजद के हार का मूल कारण वो गाना था जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड चल रहा। इसी प्रकार से ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई इसके लिए तो हम लोगों को मदद करनी चाहिए चुनाव कल्लेश भाई जैसे की। जैसे आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अखिलेश यादव को ये बात रियलाइज हुआ है, ये बात अखिलेश के समर्थकों को 7 जन्म में रियलाइज नहीं होगा। नहीं, लक्ष्मण यादव तो अभी भी ट्वीट किए जा रहे हैं ना, और चाहे राजकुमार राजकुमार भाटी भी भाटी किए जा कौन रहे से हैं। कम, और राजकुमार भाटी कौन से कम मेहनत योगदान कर रहे हैं, उनका योगदान कम है क्या? और दूसरा भी रियलाइजेशन बता देता हूं, जैसे बंगाल चुनाव हारे, ये बड़ा मंगलवार, छोटा मंगलवार, मंझला मंगलवार सब शुरू कर दिए। हनुमान जी की तुरंत पूजा करने लगे। इनको ये भी समझ में आ गया कि हिंदू वोट नहीं करना। तो कम से कम अखिलेश यादव ऐसा नहीं है, उनको ये रियलाइज है। प्रॉब्लम समाजवादी पार्टी के साथ क्या है कि वो सेकुलरिज्म के मामले में इतना आगे जा चुकी है कि अब वो रास्ता वापस अगर मोड़ेगी तो इट इज लाइक कि अगर पटना से दिल्ली आपको जाना है तो ऑलरेडी गाजियाबाद में खड़े हैं, वापस पटना की दूरी बहुत दूर है, वो उतना लंबा यू टर्न मार ना पाएंगे। हालांकि राहुल गांधी इस मामले में प्रोफेशनल हो गए हैं, बोला हार जीत से मतलब नहीं है, मैं मौनी बाबा के साथ केदारनाथ में मस्त चिल होकर के वीडियो बना रहा हूं और मैं अध्यात्म के राह पे अब चल। देखा कि नहीं सर, इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप लोग राहुल गांधी को एकदम निकाल दिए हैं अपनी यादों से। ये कैसे भारत में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होगी सर? आप लोग अपनी स्मृतियों से भी राहुल गांधी को भुला चुके हैं। वो है कहाँ? केदारनाथ में सर, एक मौनी बाबा के आश्रम में गए, तो होता है ना एवरी मास्टरपीस हैज अ चीप कॉपी, तो वहां मौनी बाबा ने लिख के दिया राहुल गांधी को, राहुल गांधी ने उसको पढ़ा। राहुल बेटा, तुम यहां खुद नहीं आए हो, तुम्हें मैंने बुलवाया है। राहुल गांधी ने बोला वाह, कितने साल से बाबा आप चुप हैं? पता नहीं, मैं तो बस मौन ही हूं वर्षों वर्षों से, ऐसा वो पूरा आ रहा था। रोटी खाओगे बेटा? गर्मा गर्म तवा पर रोटियां सेक रही थी। राहुल गांधी वहां पे केदारनाथ में बाबा का सानिध्य प्राप्त कर रहे थे। हमको लगा कि भैया किसी फिल्म का स्क्रिप्ट है क्या ये?
अरे नहीं, पूरा वीडियो मतलब क्या सर, कांग्रेस ने पूरा वीडियो डाला है, कांग्रेसियों ने प्रॉपर ये करके, क्या बात कर रहे हैं सर। राहुल गांधी का वैष्णो देवी यात्रा का डाला, केदारनाथ का डाला। अरे भैया राहुल वो गांधी तो ऐसा है, उनका तो जयपुर प्रवास का वीडियो आ गया। अब वो जयपुर प्रवास का उनका वीडियो आ गया और अगले दिन जयपुर के अखबारों में कोई खबर नहीं। तो हमने हाँ चेक वेक किया तो अभी बता रहे कि साहब कि वो तो 3 हफ्ते से विदेश में है, अइबे नहीं कर अरे रहे हैं। तो फिर ये वीडियो कहाँ से चल रहे हैं, ये एआई? देखिए सर, जो जब भी विदेश यात्रा में होते तो ये काम है सर, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक मीडिया और सोशल मीडिया मैनेजर्स इन लोगों की, कि आप ऐसा क्रिएट करो कि वो हैं, आपके आसपास भी हैं। ताकि क्या होता है कि सर, आप तो राष्ट्रवादी आदमी हैं, आपकी आंखें झुके हैं नहीं, आपको तो गुलामी करने की आदत है नहीं। कभी मिले हैं गुलाम से? देखा है गुलाम? गुलाम की आंखें से झुकी रहती है सर, वो मालिक को देख नहीं सकता, दोनों हाथें ऐसी बंधी रहती है सर। तो मालिक को देखना, और जब ये है नहीं तो बस आवाज सुन के आप समझिए। लेकिन वो केदारनाथ वाला वीडियो रिसेंट का ही है, ऐसा नहीं है। वो यात्रा को बता रहे थे कि भैया हम अरे गए भाई हैं वहां। रीसेंट है मतलब कब का है, कुछ डेट है उसकी, नहीं, कुछ कांग्रेस कांग्रेस ने टाइमलाइन अपना है? वीडियो, हाँ? कांग्रेस ने वीडियो जारी किया है, डेट उस पे मेंशन नहीं है, तो हमको कैसे पता चलेगा सर? तो शक्ल से पता चल जाएगा उनकी कि भाई ये कितने पुरानी। नहीं, शक्ल से कहाँ ही पता चल रहा है। अब कौन सा वो यंग दिख रहा है? अब तो बूढ़े ही दिखते हैं, अब तो रिटायरमेंट वाली एज में ही आ गए, अब कौन सा शक्ल से पता चल रहा है? कहाँ पता चल रहा है? देखिए, आश्चर्य ये मत कीजिए, मैं सबने उस संदर्भ को दूसरे तरह से देखा, मैं देख रहा हूं कि बंदा कम से कम समझ गया राम कि मंदिर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं कन्हैया कुमार से, गजब है भाई। नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा हूं सर, देखिए सबका ध्यान इधर उधर है, कांग्रेस, मैं अरे मान, ये कांग्रेस का लेटेस्ट नहीं देखा आपने? हाँ राम मंदिर के ऊपर प्रेस वार्ता जो है वो कन्हैया कुमार से करवाई जा रही। हाँ, तो अच्छी बात है ना भाई कि कन्हैया कुमार जो एक घोर वामपंथी था, जो भगवान में नहीं मानता था, वो आस्थावान हो गया। यही तो मोदी सरकार की जीत है, यही तो योगी जी की जीत है। आपको समस्या बहुत है संजय सर, अगर कन्हैया कुमार को राम भगवान में आस्था आ गई, आपकी क्या प्रॉब्लम? आप वोट भले मत दो, लेकिन कम से कम केजरीवाल आस्थावान बन रहे हैं, अखिलेश यादव आस्थावान बन रहे हैं, कन्हैया कुमार आस्थावान बन रहे हैं। भाई ये जो मूली है, सॉरी मुस्लिम औरत है, वहां की, कैराना की, वो इकरा, आस्थावान बन गई है। इकरा, इकरा, इकरा। उसकी राम भगवान में आस्था आ गई है। वो बोटी बोटी काटने वाला इमरान मसूद, वो भगवान राम को लेकर के आस्थावान हो बैठा। यही तो गंगा जमुनी तहजीब है, इसी भारत के लिए तो आप और हम जी रहे हैं। यही तो चाहते थे कि उनका घर वापसी। अब आपको क्या चाहिए? ये तो जीत हो गई, सेलिब्रेट कीजिए सर। आप बहुत निर्मोही है। ऐसे झूठ में ही इनका जो है वो बस गुजर बसर होता है ना। जैसे वो न्यूजीलैंड गए तो उसमें चला दिया कि साहब को उन्होंने जो है वो नो स्टेयर्स और नैप टाइम। अजीब लोग हैं सर। यार मैं 20 घंटे की, अगर बीच में इंडोनेशिया से मेलबर्न करीब 9 घंटे का, 9 घंटे की फ्लाइट है वो। तो भाई 9 घंटे में तो आराम से आदमी सो लेता है। और हाँ, उनके तो जो एयर फोर्स वन है उसमें तो भाई पूरा बेड वेड सब लगे हुए हैं। उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको क्यों नैप टाइम चाहिए? जो आदमी यहाँ नहीं सोता 3 घंटे 4 घंटे से ज्यादा, उसको नैप टाइम चाहिए। क्या लोग हैं यार। ये अलग नो दुनिया में है स्टेयर्स। सर। और सब ये दिख रहा है अलग, कि किस तरह से वो बंदा जो है वो तेजी तेजी हवाई जहाज के ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ रहा है। उसको कह हाँ। रहे हैं, उसको कहा है नो स्टेयर्स। अरे भाई, राहुल गांधी को ये पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जुजुत्सु का ब्लैक बेल्ट होना आवश्यक नहीं है। अच्छा, ये भी राहुल गांधी पता कर, हाँ, 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 उसने उसको पता करने के ओ, लिए, एक ओ, मिनट सर, नहीं नहीं, काउंटर दिमाग करूंगा। दिमाग का ब्लैक बेल्ट होना चाहिए। सर जो उसने ये सारी मोदी चीजें है। पता करने के लिए जयराम रमेश रख रखा है, उसने ये सारी चीजें पता करने के लिए रख रखा है ना अपने लोग को, वो पता करने, उसका काम अलग है सर। वो पता करके आप दीजिएगा, उसमें से जो रट्टा मारने लायक होगा वो रट्टा मारेगा और बोलेगा सही, उसका इतना ही काम है।
अमीर आदमी है सर, उसने गुलाम रखे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं सर? अमीरी हो तो ऐसी हो, आप भी सोचते होंगे सर। मन में तो लड्डू फूटता होगा, क्या मोना अमीरी जी है। से मोना जी से भी पूरा प्रेस पंजाब कॉन्फ्रेंस में। करवाई। नहीं अच्छा, नहीं मजे सर, की बात यह है कि ये इतनी जो इनकी प्रेस ब्रीफिंग चल रही है, इसमें किसी में भी ट्रिपल फिगर में कोई रिपोस्ट भी नहीं हो रही है यार। क्या लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, ऐसे तो ये कैसे चलेगा? यही राहुल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे नहीं प्रेस नहीं वाले जिंदा हैं। ये देखो, इतनी मैंने देख ली। अभय दुबे, अब अभय दुबे से इन्होंने प्रेस ब्रीफिंग करवा दी, उसका ट्विटर पे डाल दिया, उसकी रिपोस्ट है 37। सर, उसका नाम छप अभय दुबे नहीं है सर, हुँ, उसका नाम अभय ले डूबे है। अच्छा। वो अच्छे अच्छों को ले डूबा है सर। कांग्रेस ऐसी क्या चीज है? और खैर वो तो अपने मास्टर के ही रास्ते पे चल रहा है। वो कन्हैया एक दिन कुमार की प्रेस ब्रीफिंग पंजाब में। कन्हैया कुमार की प्रेस ब्रीफिंग की रीट्वीट जो है वो है 58। यार, बताइए क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या क्या गुंडा मन्नत बनेगा। है इसका हम पे? और पूरा नहीं कैंपेन चला रखा है, और किसी को पता नहीं दुनिया में कि इन्होंने कैंपेन चला रखा है। ना मेन स्ट्रीम मीडिया कवर कर रही है, और ना अजीत अंजुम कवर कर रहा है, और ना अभिसार शर्मा कवर कर रहा है, ना 4 पीएम कवर कर रहा है। 4 पीएम वापस आ गया भाई द वे, हाँ यही है। लेकिन उसकी रीच बिल्कुल खत्म हो गई। प्लस वो सरकार गिरा, अब वो बार बार सरकार गिरने का वो उठ नहीं रहा है, वो पुराना हो गया वो सर। अब वो मोदी और योगी की सरकार गिराता वो भी है तो मैं कोई देख नहीं रहा हूँ, देता। उसके 1000 व्यूज भी नहीं जा रहे उसके वीडियो पे। तो दिक्कत में है सर। अरे मुश्किल जो है। आदमी आप देखो पंजाब में बवाल करा के आ गया, उसे लोग हल्के में ले रहे हैं, न्यूज नहीं कवर कर रहे हैं। कोई पूछे चन्नी साहब का क्या होगा? इस देश में किसी को चन्नी चन्नी साहब की पड़ी नहीं है सर। हाँ, ऐसा भी बताइए। क्या नहीं। बात करेंगे दलित की, और बनाएंगे जट को। बनाएंगे जट को। इनका जितना सीएम बना सर, आप देख लो हर जगह। हमको तो लगता है कि राहुल गांधी भले 90% बोलते हैं, लेकिन है एक नंबर के मनुवादी सर। बनाते वही है सर। आप सुखू जी को देख लीजिए सर, ईमानदारी से बता रहा हूँ। आप तेलंगाना वाला में देख लीजिए मैटर में, और कर्नाटका में तो दलित को हटा के ही बनाया सर एक सामान्य। ये तो आप मानेंगे ना सर कि ये है, भले बोलते कुछ है, लेकिन इनका एक्शन देख लीजिए, इनके प्रवक्ताओं की लिस्ट देखिए सर। सारे प्रवक्ताओं सर नाम उठाइए, अभय ले डूबे जिसको आप बोल रहे थे, उनका नाम लीजिए। पवन खेड़ा को देख लीजिए, राज्यसभा भी भेजा तो पवन खेड़ा को तपस्या में भेजा सर। ये बात तो आप मानोगे बताइए, सर। सुप्रिया श्रीनेत का ध्यान ही नहीं है। अच्छा, एक और हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो है मेरे को ये लग रहा है कि इस समय जो योगी जी का अभियान, जो वो तो शहर वो विधानसभा, सारी विधानसभा स्वयं कवर कर ही रहे हैं, वो तो सब ठीक है। लेकिन उनका जो असली प्रचार है, वो शुभेंदु अधिकारी और हेमंत बिश्व शर्मा कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल कर रहे हो आप। जो भी पॉलिसीज़ हैं योगी जी की, वो बिल्कुल वहाँ पर वो निष्ठा रिप्लिका से निष्ठा से उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। फिर आप देखो, अभी 2-4 दिन पहले एक घोषणा कर दी शुभेंदु अधिकारी ने कि साहब, हम उन लोगों को सारी स्कीम से विथड्रॉ करा देंगे जिनकी 2 से ज़्यादा पत्नियाँ। तो शरीयत ही खत्म कर दिया। सुनिए ना, 2 से ज़्यादा पत्नियाँ, हालाँकि उसमें मेरा ऑब्जेक्शन है, 2 से क्यों ज़्यादा पत्नियाँ? है। 2 से ज़्यादा पत्नियाँ हैं जो मदरसे में भेजते हैं बच्चों को, जो वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं, और जो इलीगल। तो हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा, अच्छा, ये 2 का सवाल क्यों आया? कल उन्होंने घोषणा कर दी, 1 से ज़्यादा जिसकी पत्नी है, उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। खत्म। अब शुभेंदु को सुधार करना पड़ेगा सर। शुभेंदु को सुधार करना पड़ेगा, और योगी जी को ये सारी चीज़ें अब मैनिफेस्टो में लानी पड़ेंगी। अब आप देखो, अब बात यूसीसी में यूपी बहुत पीछे रह गया है। नहीं, आपने बात निकाल ली तो इस बात पे निकली है कि पता नहीं आपने शो किया कि नहीं, लेकिन पिछले 5 दिन में 6 दिन में शरीयत पर अटैक तो हुआ है सर।
मैं तो कई शो कर चुका है इसमें। प्रयागराज हाई कोर्ट का जजमेंट शरीयत के अगेंस्ट है। और पॉस्को वो एक्ट भी वाला जस्टिस जे मुनीर ने दिया है। कयामत आपको ये भी नहीं कह सकते कि किसी हिंदूवादी का षड्यंत्र है। कयामत के दिन सर उनका हिसाब होगा सर, ऐसे लोगों का कयामत के दिन हिसाब होगा सर। अच्छा, मान लो शुभेंदु कयामत के दिन उनको बुला लिया गया, उन्होंने कहा कि मैं हूं ही नहीं मुसलमान, मैं कलमा नहीं मानता, तब क्या करेंगे? कहेंगे, अच्छा जाओ, वापस जाओ शिव जी के पास, क्या करेंगे? सर डिफिकल्ट क्वेश्चन आप पूछ ली वाला, आप हमको पढ़ाया नहीं है सर, आप हमको खाली देखो, कहते हैं कि साहब की जो है वो सारी रूहें जो है वो कब्रों में होंगी और उठ खड़ी होंगी और उनका हिसाब किया जाएगा और काफिरों को ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। अरे भैया, काफिर तो कब्रों में है ही नहीं, हाँ मतलब कम काफी से कम कम हिंदू तो नहीं है ना। हाँ ये पहले कंफ्यूजन किताब है वाले हिंदू। होंगे, उनका करते रहना आप। हिंदू तो कोई कब्र में है ही नहीं, वो तो पंच तत्वों में पहले ही पंचभूतों में विलीन हो चुका है। हम्म। क्या करोगे? अब इसका जो है वो किसी मौलाना से पूछता हूँ तो उसके पास जवाब ही नहीं होता। हाँ मतलब डिफिकल्टी तो है, मतलब उसमें एक और जो लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने लगाया कि वैक्सीनेशन, क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं कि वैक्सीनेशन कराना हराम होता है। तो अब आप सर बचपन से ही उसका बचपना छीनने का मतलब वो पैदा भी नहीं हो पाएगा। वैक्सीनेशन तो ये सब आप लोग जानते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में आना जाना बंद होगा तो हम तो हमारे जो भी है वो वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं प्रॉपर ढंग से हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आप लोग शरीयत के ऊपर हमला करा रहे हैं जनाब, ये इस देश का मुसलमान है जो सब्र पाले बैठा है, वरना नहीं तो जयपुर क्या करें? डायलॉग्स। हाँ जनाब, ये जो जयपुर डायलॉग्स के कारगुजारियां हैं जिसके कारण ये सारी देश में स्थिति बन रही है, पहले ऐसा नहीं होता था। ये आप ही है जिसने लोगों को बताया कि भाई फतवाए आलमगीरी पढ़ो, इससे तुमको तुम्हारा फंडामेंटल क्लियर होगा। आप पे आरोप नहीं सर, आप दोषी करार दिए जाएंगे कयामत के दिन। नहीं, हम तो पंच तत्वों में विलीन हो चुके होंगे, वहां से क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसका पता करना तो आपको आखिरत के दिन क्या होगा उसका डिटेल नहीं पता है क्या? हदीस वदीस पढ़ा कीजिए कुछ। नहीं वो तो ठीक है। हाँ आपने वही वो एक नया क्वेश्चन आ गया कि हम लोग तो पंच तत्व में होंगे, ये वाला मौला मेरे कुछ जानकार मौलाना साहब है, मैं पूछता हूँ यहाँ पटना में गांधीनगर से आगे उर्दू यूनिवर्सिटी के पास जो है कुछ मौलाना, उनसे मैं पता करता हूँ कि जनाब अगर हम लोग पंचतत्व में विलीन होंगे तो हमारा हिसाब किताब कैसे होगा। हाँ बताइए। दर्शकों आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हिसाब किताब होगा कैसे। हाँ दर्शक कमेंट करते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ जेडी पे भाई, आजकल मुझे रिप्लाई करने की आदत हुई है। अच्छा, रिप्लाई करता हूँ। अच्छा सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ जो भी और मैं रिप्लाई करता हूँ, तो आप भी बताइएगा कि हिसाब किताब कैसे होगा और काफिरों को भी हूरे मिलने की चांसेस हैं क्या, या हम लोग धरती पे ही हूरों का प्रयोग कर सकते हैं। ऊपर से ओवैसी तारीफ करते घूम रहा है अमित शाह की, ये आदमी कच्चा काम नहीं करता। पोल ही तो खोल आप दिया बताओ वैसे। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा होगा इसमें कि इस तरह से ओवैसी तारीफ कर रहा है? नहीं कितनी गलत बात उसने है। तो अमित शाह, वो एक फिल्म आई थी उसमें अक्षय कुमार बोलता है किसी का बाल पकड़ के जोर जोर से बोल बोल के वो सारी पोल खोल दे। तो खैर ओवैसी के कितने बाल है मुझे पता नहीं, और अमित शाह के भी साहब के पास भी कहाँ बाल है, लेकिन वही जोर जोर से बोल के स्कीम बता दे वाली टाइप की है कि तू जो ये बता रहा है कि मैं एनआरसी नहीं ला करके ये कर रहा हूं, तुझे बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 2 दिन पहले सर आपको भी पता है सारे बॉर्डर के सारे देश के बॉर्डर के एसपी और इन लोगों की बुला के प्रॉपर मीटिंग हुई है और सब बड़ा काम हुआ है। तो उसमें एक तो मुझे पता है कि 30-30 साल की मंगाई गई है कि बॉर्डर एरिया में जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं उनका कहाँ से फंड और इन सब का 30-30 साल का हिसाब किताब लेकर के आओ। प्लस एआई सर्वेलेंस के नाम पर कुछ मीटिंग हुआ है, वो भी सामने आया है भाई। तो, वक्त के ऊपर प्रहार कर दिया। अब सुना हाँ चर्च का भी ऑडिट कर रहे हैं और अफगानिस्तान के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो यहाँ आए हुए हैं, कह रहे हैं उनका डीएनए इंडियन है। इंडोनेशिया वाले कह रहे हैं कि उनका डीएनए इंडियन है। बीच में बांग्लादेश, इंडोनेशिया के बीच में बांग्लादेश
और इधर अफ़गानिस्तान के बीच में पाकिस्तान। इनका दोनों का डीएनए अरब भी है और टर्क भी है और सेंट्रल एशियन भी है, पता नहीं क्या-क्या। ये गज़ब कैसे हुआ ये बताइए आप? नहीं, बांग्लादेशी वाला का तो पाकिस्तानी डीएनए समझ में आता है, क्योंकि 1969 से लेकर के 71 तक तो मल्टीपल हुए ही थे, तो उन्हीं की पैदाइश है, तो वो डीएनए तो फिर भी मिलता है। अब रहा बात कि सेंट्रल एशिया वाला मतलब हमारा डीएनए तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसके पहले जो है ये वही थे। तो अब तुर्क वाला डीएनए का ऐसा है, ये तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान आजकल ईरानियन भी हो रहा है। अच्छा, ईरानियन भी हो, तो हाँ, ईरान के और साथ कोई ईरानियन कह रहे हैं कि हमारा डीएनए इंडियन है। बड़ी मुसीबत है, हाँ, कन्फ्यूज़ हो गया मैं। ईरान का डीएनए इंडियन है, उसके आपको पास्ट में मिलते हैं, क्योंकि ईरान के साथ हमारा ट्रेड था, ये फैक्ट है। इस्लाम के उदय के पहले हमारा ट्रेड था ईरान के साथ, तो ये हमारा अरे वो तो उनके उनका जो है वो जैन अवस्था उसी में लिखा हुआ है और उसमें सारे जो रेफरेंसेस हैं वो सब वैदिक काल के हैं। वैदिक काल के, वो सूर्यदेव की भी पूजा करते थे, तो ईरान के साथ हमारा था, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा ये सोच रहे सब। ये सारे क्वेश्चंस आप मौलानाओं के लिए रख लीजिए, फिर अगली बार जब चलिए, बैठेंगे दर्शक तो भी बात कमेंट करेंगे। बॉक्स में दे, थोड़ा ये कंफ्यूजन सा है। खवातीन पाकिस्तान में भी खूबसूरत हैं, तो क्या पता कुछ डीएनए इधर उधर हुआ होगा। खवातीन अच्छा टर्म है, अच्छा लगता है। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। जय श्री